हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि संस्कृत पैटर्न है। बच्चों, किस सब्जेक्ट का को आज वीडियो लाया हूं बच्चों? तो संस्कृत का। बच्चों, इस वीडियो में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है फुल कॉन्सेप्ट क्लियर। किस चीज़ का? तो सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर का। बच्चों, एक बात कहूँगा कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि लगातार इस समय रात के 9 बजे हमारे चैनल के द्वारा लगातार वीडियो अपलोड की जाती है बच्चों, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। बच्चों, हमारे चैनल पर लगातार लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट डाले जा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। बच्चों, आपसे कहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले। आज की इस वीडियो में बच्चों संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो बच्चों, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये था बच्चों पहला प्रश्न का उत्तर। बच्चों, एक बात कहूँगा कि आप जब भी हमारे वीडियो देखें तो कलम कॉपी लेके बैठे, क्योंकि हम लोग वही प्रश्न करवाते हैं जो आपकी पूरी पूरी संभावनाएं बनती है कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने की संभावनाएं हो सकती है। तो आप या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए बच्चों, या फिर कलम कॉपी से उतारते चलिए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा बच्चों। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। ठीक है बच्चों, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। देखिए उत्तर सुनिएगा बच्चों। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। मिथ्या यानी झूठ कदापि मतलब कभी भी नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। ये था बच्चों दूसरा का आंसर। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है बच्चों? तो सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, ये था बच्चों दूसरा का आंसर। बच्चों, अगर चैनल को पसंद आ रहा है, वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चे। लाइक करने से क्या होता है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं? तो मैंने अभी बताया बच्चों, नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, इससे क्या बनता है कि एक अहंकारी व्यक्ति बच्चों, एक अहंकारी व्यक्ति कभी ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन एक जो सद्गुणी व्यक्ति होता है वो अपने नाम रूप को छोड़कर त्याग कर एक आम आदमियों में मिल सकता है। ये था इसका मतलब। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिएगा बच्चों। 5 प्रश्न है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो बच्चों, पटना का पुराना नाम तो पता ही होगा आपको, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है था। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। ये था पांचवा का आंसर। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न देखिएगा। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो मेगास्थनीज, फायान, हिनसंग और इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? देखो, पाटलिग्राम शब्द पाटलिपुत्र बना। ठीक है, कुछ प्राचीन संस्कृति ग्रंथों पर पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर कुसुमपुर से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 8 प्रश्न। 8 नंबर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। ये था 8 नंबर प्रश्न। चलिए 9 नंबर देखिएगा। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ये था बच्चों 9 नंबर का प्रश्न का उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिखते चलें। 10 नंबर देखिएगा बच्चों। प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि
से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती है थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। ये था बच्चों 10 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या है? अलससाला में आग लगने पर क्या हुआ? अलससाला में आग लगने पर क्या हुआ? तो आंसर सुनिएगा बच्चों। अलससाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। 4 आलसी सोए हुए बात कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। ये था 11 नंबर आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 12 नंबर प्रश्न है, 4 आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। देखिए, जो 4 आलसी थे बच्चों, उसके जो आपस में बात कर रहे थे वो इस प्रकार कर रहे थे। चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। ठीक है, एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा? दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई पानी से भीगे वस्त्र से ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वाह चाल, कितना बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? ये था 12 नंबर का आंसर। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर लिखें। विद्यापति एक महान कवि एवं लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति संस्कृत विषयों में अधिक थी। ठीक है बच्चों, ये था 13 नंबर का प्रश्न का उत्तर। आप इसे लिख ले कॉपी में। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। 14 नंबर प्रश्न है, बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है? आंसर, बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन में सोचता है कि लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पथिक जो है बाघ द्वारा लालच देने पर, सोने के कंगन के लालच देने पर वो उसमें तालाब में नहाने जाता है और वो तालाब को तालाब समझ कीचड़ रहता है, उसमें धंस जाता है और वो फंस जाता है और बाघ के द्वारा मार दिया जाता है। ये था 14 नंबर का आंसर। 15 नंबर देखिएगा। धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया? उत्तर सुनिएगा। वृद्ध बाघ अति दुराचारी था। युवा अवस्था में अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने के पाप के कारण वह निसंतान और पत्नी विहीन हो गया था। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने पाप मुक्त होने के लिए बाघ को उपदेश दिया कि आप दान पुण्य करें। ये था 15 नंबर का आंसर। ठीक है, 16 प्रश्न देखिएगा। संस्कृत में पंडित छमाराव के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित छमाराव अति प्रसिद्ध है। शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति आदि रचनाएं की है। ये था बच्चों 16 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर देखिएगा बच्चों। भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर सुनिएगा बच्चों। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हुए, क्या है, हरि की सेवा, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को ना मानते हुए वो एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है। मतलब आकर्षक मतलब किसी भी भारतीय व्यक्ति की अगर अपने देश के प्रति प्रेम देख ले तो दूसरा व्यक्ति उसकी ओर खींचा चला जाए और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। ये था बच्चों 17 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिएगा बच्चों। 18 नंबर प्रश्न क्या है? सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो बच्चों, सभी जनों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरों के लिए आदर्श रूपी होनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। सबों का मन वचन कम से निष्ठापूर्वक देश की सेवा करनी चाहिए। ये था बच्चों 18 नंबर का आंसर। चलिए
19 नंबर देखिएगा बच्चों, 19 नंबर है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? बच्चों देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं और हर हर का सपा पा, ये शायद पता नहीं क्या लिखा बच्चों, ये गलत है, सेवा का योग बन जाते हैं, इसीलिए देवता लोग जो है वो क्या, तो भारत देश की गुणगान करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न है खत्म। 20 नंबर प्रश्न बच्चों, राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? ऐसे सुनिएगा बच्चों, राम प्रवेश भीखन टोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ और शिक्षा को जीवन का परम गति माना। विद्या अध्ययन में रात दिन लग गया और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। ये था बच्चों 20 नंबर प्रश्न। बच्चों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक एक प्यारा सा कमेंट करने। ऐसा करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हमारे दिया हुआ कंटेंट बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो इस तरीके के क्या और इससे अच्छे अच्छे बेटर तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि और आपको वीडियो दिया जाए। तो बच्चों ये था आज का सेशन समाप्त हुआ। आप ज़रूर बताएं कि आज का क्लास आपको कैसे लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले और साथ ही अपने सभी दोस्तों ग्रुप और भाई बहन के पास शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।